आपने कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं। मैंने 8 मुख्यमंत्रियों के साथ विधानसभा में बैठी। उनका छोरों को पढ़ाती है। मैंने कहा हाँ, छोरों को पढ़ाती हूँ। और नागौर वाले आके मुझे कहते थे, सुमित्रा जी थारी छोरियाँ हमारे नागौर में कोई मास्टर नहीं बन रही है। कोई एक मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनकी जल्दी छुट्टी हो गई। एक ने कहा मैं भी खाऊं तुम भी खाओ। कहीं ना कहीं मन पीड़ित होता होगा आपका भी ये सब चीज़ें देख के। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मन बहुत कुंठित होता है इन सब बातों से। लेकिन क्या करें कि लड़के तो फिर रहे कुंवारे, कौन देव ने अपनी छोरी, और छोरी पढ़वा के कहीं न कहीं लग गई। अब जनता भी दिन में 10 बार बदलती है, नेता भी दिन में 10 बार बदलते हैं। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ में। आज की खास मुलाकात किसान की बेटी से। जी हाँ, किसान की बेटी जिसने उस दौर में संघर्ष किया। ये बात है आज़ादी के कुछ सालों बाद की, जब एक छोटे से गांव से निकली एक किसान की बेटी, जिन्होंने 9 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, फिर 2 बार मंत्री रही हैं, और फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। आज ये विधानसभा के अध्यक्ष रही हैं और लंबा इन्होंने संघर्ष किया है। आज पूरे प्रदेश की महिलाओं की रोल मॉडल है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी श्रीमती सुमित्रा कुमारी जी से। नमस्कार मैम, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ। नमस्कार मैम, आपने आज़ादी के उस दौर से, आज़ादी के शायद 5-10 साल बाद से आपने राजनीति में अपना सक्रिय योगदान देना शुरू कर दिया था। मैम, उस दौर से आपने सफ़र शुरू किया, 4 दशक से ज़्यादा तक आप राजनीति में बनी रही। तो हम कैसा क्या ये पूरा सफ़र रहा, कैसे अनुभव है और शुरुआत कैसे क्या हुई, वो सब चीज़ें हम जानना चाहते हैं। जैसी आपकी मर्जी शुरुआत कीजिए, आप जो पूछेंगे जवाब दूंगी। मैम, उनके बारे में बताइए, शुरुआत आपकी सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई और फिर पूरा जो कारवा बनता रहा आपका, उसके बारे में बताइए। ऐसा हुआ कि मेरे पिता जो थे वो फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्हें जेल हुई, जेल में उन्हें टीबी हो गई, और टीबी से उनकी 1947 में देश की आज़ादी से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा। अब वो आर्य समाजी भी थे। अच्छा। और कट्टर आर्य समाजी होने के नाते जब मैं 6 दिन की थी, तब मेरे नामकरण संस्कार के लिए एक पंडित को बुलाया। पंडित थे खेमराज जी शर्मा, मंडावा के रहने वाले थे। और मेरा गांव किसारी जो है वो मंडावा से के पास ही है। और उनकी अच्छी खासी एक दूसरे के साथ घनिष्ठता भी थी, खेमराज जी की और मेरे पिताजी की। तो उन्होंने बुलाया 6ठे दिन। खेमराज जी ने कहा कब पैदा हुई, तो उन्होंने टाइम बताया। ये उस समय के करीब पैदा हुई थी। उन दिनों में घड़ियाँ वड़ियाँ तो होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त के करीब। तो उन्होंने कहा कि अरे, मेरे पिताजी का नाम लेके कहा, लादूराम जी, ये लड़की जो है या तो जिंदा नहीं रहेगी। अच्छा। और यदि जिंदा रही तो इसके राजयोग है। अब आप सोचिए, 1931 में मेरा जन्म हुआ। 1931 में ऊपर तो थे अंग्रेज, और उसके बाद थे राजे महाराजे, राजा महाराजाओं के बाद थे जागीरदार, और मैं एक किसान की लड़की। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भाई राजयोग की बात। लेकिन पंडित जी ने कहा, खेमराज जी ने, उन्होंने कहा या तो जिंदा नहीं रहेगी, और फिर ये कहा कि इसको पढ़ाना। उस समय कल्पना नहीं कर सकता कोई, लड़के को पढ़ाने की भी नहीं, लड़की को पढ़ाने की तो सोच नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा इस लड़की को पढ़ाना, यदि जिंदा रही तो ये विदुषी बनेगी। ये शब्द और कहा उन्होंने कि ये बनेगी विदुषी। हाँ, इसको पढ़ाना आप। तो उनके दिमाग में जच गई बात कि भाई आर्य समाजी होने के नाते लड़के लड़की में होता ही था कि भाई लड़का हो चाहे लड़की हो, आर्य समाजी तो दोनों को ही पढ़ाते थे। तो जब मैं 6 साल कुछ महीने की थी, तब पंडित खेमराज जी ने मेरी जीभ के ऊपर शहद से लिखा ओम, और कहा ओम लिख कर के कहा कि अब इसे पढ़ाओ, अब इसको पढ़ाओ। तो बनस्थली भेज दिया मुझे। पंडित खेमराज जी मुझे बनस्थली लेके गए थे। पंडित जी की 2 लड़कियां थी, सावित्री और शांता, और साथ में मैं हो गई सुमित्रा। सुमित्रा का नामकरण भी उन्होंने मेरा किया था, उन्होंने ही किया था। सुमित्रा नाम उन्होंने ही मुझे दिया था, और वही मुझे विद्या पढ़ाने के लिए बनस्थली लेके गए। बनस्थली में यूँ हुआ था कि शास्त्री जी की एक लड़की थी, शांता नाम की, और वो चल बसी। 13-14 साल की हुई जब वो चल बसी, तो बहुत ज़बरदस्त झटका लगा दोनों पति पत्नी को। उन्होंने कहा कि वो बड़े मायूस हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई
एक गई तो क्या हुआ, अपन यहाँ पे एक स्कूल चलाते हैं जिस स्कूल के अंदर लड़कियाँ पढ़ेंगी। तो आर्य प्रजामंडल का मेंबर होने के नाते शास्त्री जी ने चिट्ठी लिखी थी मेरे पिताजी को कि आपके कोई बच्ची हो तो उसे पढ़ने के लिए यहाँ भेजो। और कमला जी के पिताजी को भी भेजी थी चिट्ठी। तो कमला जी भी वनस्थली गई थी और मैं भी वनस्थली, मैं पंडित खेमराज जी मुझे वनस्थली लेके गए थे और वहीं उन्होंने मेरा दाखिला करवाया। तो राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ फिर आपका? राजनीतिक सफ़र मेरा यूँ शुरू हुआ कि मेरे पति जो थे वो झुंझुनू के में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेक्रेटरी थे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेक्रेटरी होने के नाते हम झुंझुनू में रहते थे। कुंभाराम जी आर्य उस समय मंत्री थे और कुंभाराम जी आर्य का दौरा हुआ झुंझुनू में। सरदार हरलाल सिंह जी उस समय एमएलए थे चिड़ावा विधानसभा क्षेत्र से। तो उन दिनों में झुंझुनू में न कोई ढाबा था, न कोई होटल था, न कोई ऐसी जगह थी कि जहाँ पे कुंभाराम जी को खाना खिलाया जा सके। तो सरदार हरलाल सिंह जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई 5-6 आदमियों को तुम शाम को खाना खिला सकती हो क्या रात में? कुंभाराम जी के और कोई व्यवस्था हमारे पास है नहीं, तुम खाना खिला दोगी क्या? मैंने कहा खिला दूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, कुंभाराम जी आएंगे और शाम को और 5-6 आदमी उनके साथ होंगे, तो खाना खिलाना। मैंने खाना खिला दिया, खाना खिला दिया उनको और खिला करके उसके बाद कुंभाराम जी ने मुझसे कहा छोकरी क्या करती है क्या करती है, ऐसे ही बोलते थे वो। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अच्छा छोरों को पढ़ाती है? इंटर कॉलेज था उन दिनों के अंदर झुंझुनू में, सेठ मोतीलाल कॉलेज। तो उन्होंने कहा छोरों को पढ़ाती है? मैंने कहा हाँ छोरों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि छोरियाँ तो कोई पढ़ती नहीं थी उन दिनों में। तो मैंने कहा छोरों को पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है। 4-5 मिनट मेरे से बात की होगी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महारानीज कॉलेज के अंदर एक जगह खाली पड़ी है हिंदी के लेक्चरर की और मेरा फर्स्ट डिवीज़न केवल 3 नंबर से गया था, इसलिए मुझे आप मेरी सिफारिश कर देंगे क्या? तो उन्होंने कहा अरे नाहर सिंह कहाँ इसको 250 रुपये की नौकरी करवाएगा, ये पैदा हुई है हुकूमत करने के लिए, ये नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई। मंत्री जी ने आपसे कहा? हाँ, उन्होंने कहा ये नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई है, ये तो हुकूमत करने के लिए पैदा हुई है। हमारे दिमाग में बात जच गई अब तो हुकूमत ही करनी है। हाँ कि हुकूमत ही करनी है। ये 55 के आसपास की बात है, 57 का चुनाव होने वाला था। 56 के अंदर उन्होंने कुंभाराम जी ने मुझे टिकट दिलाई, क्योंकि झुंझुनू के अंदर कोई भी उस समय, कमला जी तो यहाँ आ गई थी और मेरे कमला जी के और मेरे अलावा कोई भी, जिसे कहना चाहिए ऐसी लड़की नहीं थी कि जिसे कोई टिकट दिलाई जा सके। मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे टिकट मिल गई। कुंभाराम जी मेरे प्रचार के लिए भी गए थे वहाँ पे और मैं जीत गई। आपने उस दौर में पढ़ाई की, लेक्चरर रहे, फिर राजनीति में आए, 9 बार विधायक, मतलब बड़ा शानदार आपका सफ़र रहा, करियर रहा है। लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण अंचल में अधिकतर क्या देखा जाता है कि माता पिता अपनी बेटियों को आज भी पढ़ाते नहीं हैं, उनको मैम शिक्षा से दूर रखते नहीं मैम। कई ग्रामीण अंचल आदिवासी इलाकों में आज भी है मैम। तो मैम उन माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, मैं आपके शेखावाटी तो आगे है इन मामलों में, लेकिन कई आदिवासी क्षेत्र हैं। शेखावाटी की बात कह रही हूँ मैं। भाई आप अपने मोदी जी झुंझुनू में गए थे, लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लोगों ने कहा कि अरे यहाँ कहाँ आप आए हो बेटी बचाओ। सन जिसे कहना चाहिए 57 के अंदर कमला जी और सुमित्रा दोनों यहाँ की हैं, एक बन गई स्पीकर और एक बन गई राज्यपाल। आप को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करनी है तो किसी ऐसे अंचल में जाते हैं आप, ख़ास तौर से उदयपुर अंचल में, यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसे इलाकों में, वहाँ लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते। यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वैसे ही सब हो रहा है। ठीक, हम तो पहले से ही आगे हैं। तो आज भी कुरीतियाँ भी है समाज में, अपन देखें पर्दा प्रथा भी है, बाल विवाह तो हम देखते हैं अधिकतर होते रहते हैं, ग्रामीण अंचल में स्पेशली बाल विवाह होते रहते हैं। तो बहुत देखिए झुंझुनू में तो बहुत फ़र्क पड़ गया है।
मैम आप स्पीकर थे तो पूरे एक बार प्रदेश की अपन देखें तो उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों नहीं, मैं को? देखिए मैं बताऊं, झुंझुनू में तो देखिए आज के दिन कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में लड़की पढ़ी नहीं हो। अच्छा मैम। मैं जब मंत्री थी तब नागौर वाले आते थे और नागौर वाले आके मुझे कहते थे, सुमित्रा जी थारी छोरियाँ हमारे नागौर में कोई मास्टर नहीं बन रही है, कोई पुलिस में है, कोई मेडिकल में एएनएम बन रही है, थारी छोरियाँ हमारे नागौर में सब जगह कोई न कोई जगह बैठी है, पद पर बैठी है। मैम एक और तो आप स्पीकर भी रहीं, वर्तमान में देखें तो कई विदेशों में भी लड़कियां उच्च पदों पे है, प्रेसिडेंट पे है, प्राइम मिनिस्टर है। अपने प्रदेश में देखें तो प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रही हैं वसुंधरा जी, या बड़े पदों पे महिलाएं आज काबिज हैं, सेना में देखें चाहे किसी भी पद में देखें। लेकिन उदयपुर जैसे क्षेत्र में जो आदिवासी इलाके हैं कई जगह, वहाँ पर आज भी बेटियों को बेचा जा रहा है। मैम उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि सन 54 में पंडित जी आए थे, पंडित जी प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल जी नेहरू, और वो यहाँ जयपुर आए थे। जयपुर जब आए तो उन्होंने पूछा, उन दिनों में असेंबली की स्ट्रेंथ जो थी वो 160 थी, 200 नहीं हुई थी। 160। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं असेंबली में, पूछा महिलाएं कितनी हैं। तो उस समय केवल एक महिला थी, यशोदा देवी, और वो भी आई थी बांसवाड़ा से। पीएसपी की कैंडिडेट थी वो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की अकेली महिला थी यशोदा देवी, वो चुन के आई थी सन 52 में। हाँ, तो पंडित जी ने कहा 160 में से एक ही है, तो उन्होंने कहा एक ही है। बाई इलेक्शन हुआ आमेर के अंदर, आमेर में बाई इलेक्शन हुआ 54 में, और 54 में जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय कमला जी को, कुंभाराम जी ने कमला जी को टिकट दिलाई थी। और इस बात इसलिए कि पंडित जी ने जब ये पूछा था और उस समय कोई एक महिला थी केवल, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो महिलाओं के मामले में बहुत पीछे हो, बहुत पिछड़े हो, तो कमला जी को टिकट मिल गई थी। इसलिए ये तो आपको भी टिकट मिली, शायद ये वजह ही थी क्या? मेरे को तो टिकट 57 में मिली है। नहीं, शायद पंडित जी की बात उनके जहन में हो कहीं ना कहीं की महिलाओं की संख्या बढ़ाएंगे। हाँ, खैर ये तो थी, कुंभाराम जी थे, कुंभाराम जी राजनीति में कमला जी को लाए, मेरे को लाए राजनीति में कुंभाराम जी, और चंद्रावती को, हरियाणा में चंद्रावती की पैरवी भी कुंभाराम जी ने की थी। आपने उस दौर में राजनीति की, 57 से आपने शुरुआत की, आज 2021-22 चल रहा है आज। तो उस दौर की राजनीति में और आज की राजनीति में कौन से परिवर्तन? बहुत फर्क है। अब न नेता वैसे हैं, न नेताओं की भाषा वैसी है, भाषा का स्तर गिरता जा रहा है और स्तर गिरता जा रहा है, और न जनता वैसी है। उस समय जनता एक बार कह देती थी कि भाई हम वोट देंगे तो बंधी रहती थी। अब जनता भी दिन में 10 बार बदलती है, नेता भी दिन में 10 बार बदलते हैं। सही बात। मैम उस दौर में विपक्ष की बात सुनती थी अधिकतर सरकार, आज विपक्ष को कोई नहीं सुनता। तो हम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं कांग्रेस की MLA 77 की बात है, 77 की बात है, और भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री, ठीक है, जनता पार्टी थी उस समय, वो मुख्यमंत्री। 4-5 दिन पहले बजट पे बहस हुई, हमने डट कर के खिलाफत करी, डट के भाषण दिया, खिलाफत करी। और उसके बाद 5-6 दिन बाद एक दिन मैंने टेलीफ़ोन किया भैरव सिंह जी को कि भैरव सिंह जी मुझे कोई समय दीजिए, मुझे मिलना था आपसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों, चाय नहीं पिलाओगे? मैं सेक्रेटरीट से जब उठूँगा तो घर आऊँगा, चाय पीऊँगा, और चाय पीने के बाद में बात करेंगे। यहाँ आए वो सेक्रेटरीट से उठ करके चाय पी, और चाय पीने के बाद बोले अब बताओ क्या बात है। और जो एप्लीकेशन थी उस पर यहीं पे जिसे कहना चाहिए ऑर्डर कर गए, और मुझे कहा कल चढ़वा लेना, इसको भेज देना। चढ़ती है हर चीज़ मुख्यमंत्री के यहाँ, तो उन्होंने कहा इसको चढ़वा लेना और भेज देना, और चले गए विपक्ष के नेता। तो मैंने कहा उस समय आज का क्या मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता के घर जाएगा? नहीं जाता। कि विपक्ष के जिसे कहना चाहिए MLA के घर जाएगा? सही बात।
तो बहुत अंतर हो गया, बहुत फर्क पड़ गया। तो आपने कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं। मैंने 8 मुख्यमंत्रियों के साथ विधानसभा में बैठी हूँ। 8 मुख्यमंत्री। 8 मुख्यमंत्री। तो 9 बार विधायक रहे, 8 मुख्यमंत्रियों के साथ आप बैठे हैं। तो हाँ। सबसे श्रेष्ठतम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का आपको लगता है कि सबसे बढ़िया मेरे को ये इनका कार्यकाल लगा? देखिए, नंबर 1 तो थे मोहनलाल सुखाड़िया, उनका कोई कंपैरिजन नहीं। मोहनलाल जी सुखाड़िया। उनके खिलाफ इस तरह के एलिगेशंस लगाए थे भैरव सिंह जी ने, लेकिन वो कभी नहीं उखड़े। उन सब बातों का जवाब दे करके और संतुष्ट किया, और कभी उखड़े नहीं, और नियमों का इतना पालन करते थे कि अब तो मैं देखती हूँ कि स्पीकर खड़ा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, बोलने वाले के और स्पीकर के बीच से क्रॉस कर रहे हैं। इनका कोई ध्यान ही नहीं देता इन बातों पे। उस समय इतने स्ट्रिक्ट थे। मोहनलाल सुखाड़िया को मैंने 5-5 मिनट तक बाहर खड़े देखा है कि वो एंट्री के लिए कि स्पीकर इज ऑन इट्स लेग, तो वो बाहर के बाहर ही रहते थे, न हाउस छोड़ते थे। और हाउस में जब स्पीकर खड़ा हो तो कोई हाउस नहीं छोड़ सकता, कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन अब तो कोई नियमों का पालन ही नहीं करता। बुरा लगता होगा देख के इन चीज़ों को। बहुत अजीब लगता है। 77 से पहले मैंने किसी भी विधायक को, जिसे कहना चाहिए, वेल में आते नहीं देखा था। 7 से पहले। 77 से पहले 77 से पहले कोई MLA, जिसे कहना चाहिए, वेल में कभी नहीं आया। अब तो वेल में खड़े ही रहते हैं, परवाही नहीं करते। सही है। तो आप स्पीकर रही हैं, तो उस टाइम का कोई किस्सा आपसे साझा करना चाहें तो? कोई स्ट्रिक्टनेस आपने किसी को कोई बाहर किया हो, या कोई कुछ भी ऐसा हुआ हो वाकया कुछ, या किसी ने डिसिप्लिन नहीं माना हो तो उसको आपने कोई सज़ा दी हो, ऐसा कुछ? खैर, एक बार तो किया था मैंने, शायद कि रघुवीर मीणा ही थे शायद। अच्छा अच्छा, वही शायद मेरे मुझे साथ। याद नहीं, नाम याद नहीं है अब, लेकिन एक बार तो किया था मैंने बाहर। बाकी मैंने ये किस स्पीकर ने कौन सी बात की, इसके बारे में मैं एक बात कह सकती हूँ कि मैंने पहली बार CAG की रिपोर्ट जो है वो बजट के साथ रखने का मैंने कहा, और मेरी वजह से CAG की रिपोर्ट बजट के साथ रखी जाने लगी, ताकि बोलने का स्कोप बढ़ जाए विधायक का। क्योंकि उसी में तो CAG की रिपोर्ट में ही तो आता है कि कितना एलोकेशन था, कितना खर्च हुआ, कितना, जिसे कहना चाहिए, लैप्स हो गया, कितना लैप्स हो गया, किसने कितना था और ज़्यादा खर्च कर दिया आपने, ज़्यादा खर्च कर। ये सब बातें जो हैं ये CAG की रिपोर्ट में ही आती हैं। तो ये मैंने पहली बार मैंने रखवाया। वर्तमान प्रदेश में भी घटनाएं मैम, गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लूटपाट, अपराध, गैंगरेप, ऐसी घटनाएं खूब बढ़ती जा रही है मैम। इनको मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था के संदर्भ में आप क्या कहेंगे वर्तमान की स्थिति के बारे में? क्या बताएं इस बारे में, तो ये बात तो सही है कि अब कानून नाम की तो लोगों को डर ही नहीं लगता है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। हाँ, बात डर वाली बात ही ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल कोई परवाह नहीं करता इस बात की। रोज़ाना आप देखो अखबार भरे रहते हैं, अरे आपके भ्रष्टाचार अखबार रोज़ाना भरे रहते हैं। इसने इतना पैसा खाया, इसे पकड़ा, इसने इतना, जिसे कहना चाहिए, बलात्कार किया, या तो बलात्कार की घटनाएं और या फिर गैंग वॉर, वो बस ये सब अखबार भरे रहते हैं इनसे। पता नहीं समाज को क्या हो गया है, ये समझ ही नहीं आती बात। कहीं ना कहीं मन पीड़ित होता होगा आपका भी ये सब चीज़ें देख के? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मन बहुत कुंठित होता है इन सब बातों से, लेकिन क्या करें। मैम इससे आगे अपन बात करें तो आज मैम आप जिस समय विधायक का चुनाव, पहले चुनाव आपने लड़ा, फिर आपने 9 बार तक ये सफ़र जारी रखा, तो उस टाइम भी जातिवाद तो था और जातिवाद तो आज भी है, लेकिन उस दौर के जातिवाद को और आज के जातिवाद को आप देखें तो कौन सा ज़्यादा भयावह स्थिति में था? देखिए, ऐसा है कि मैंने तो कभी भी इस बात को महसूस नहीं लोगों को करने दिया कि जाति के आधार पे नहीं, बल्कि जिसे कहना चाहिए व्यक्ति को काम के आधार पे, उसकी चरित्र के आधार के ऊपर आकलन करना चाहिए। ये मैं तो ये नहीं कह सकती कि मेरे ऊपर कभी भी किसी ने जातिवाद का आरोप लगाया,
किसी ने नहीं लगाया कभी। मैंने कभी किया भी नहीं इस हिसाब से कि भाई मैं जाट में हूँ तो मुझे जाटों को ही करना है। जो मेरिट पे है उसका किया। मंत्री जी तो भी जो मेरिट पे थे उसका किया। अभी वर्तमान में हम भारतीय जनता पार्टी देखो, कांग्रेस देखो या कोई और पार्टी, अन्य पार्टी अपन देखें, विधायक पाला बदलते रहते हैं इस पार्टी में उस पार्टी में, और पैसों का भी आरोप लगता रहता है उन पे कि 10 करोड़ रुपए लिए, 5 करोड़ रुपए लिए। हम इन सब बातों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएं, अब तो पता नहीं व्यक्ति के क्या हो गया है, मानव के भी क्या हो गया है कि मानव सब चीज़ों का आकलन पैसों पे ही कर रहा है। पार्टियों में भी टिकटें के पैसे लेकर के टिकटें दी जाती हैं। बिल्कुल सही। तो आपने पहला चुनाव लड़ा तब कितने पैसे खर्च हुए होंगे आपके? मैंने पहले चुनाव लड़ा जब 3,500 रुपये में चुनाव जीत गया। मात्र 3,500? 3,500 रुपये में। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया? एक जीप थी मेरे पास, और एक विपिन कैरियर दे दिया था उन्होंने मुझे, एमपी ने, और बस उसी से एक जीप से चुनाव लड़ के आई थी मैं। तो आखिरी चुनाव लड़ा तो उसमें कितने पैसे खर्च किया आपने? आखिरी चुनाव में कोई मेरा ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ। मतलब जनबल का उतना प्रभाव नहीं था? ना, मेरे बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुआ। मैंने तो 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 80 में मैं थी कांग्रेस में, कांग्रेस एस संगठन में। शीश राम जी ओला थे कांग्रेस आई में, और भीम सिंह जी थे जनता पार्टी में। और चुनाव हुआ, 2 लाख रुपए में चुनाव लड़के जीती थी लोकसभा। हाँ, और मैं केवल 6,800 वोट से हारी थी लोकसभा, 6,800 वोट से 1980 में। और भीम सिंह जी जीते थे, और शीश राम जी नंबर 3 रहे थे। वो मेरे 1,42,000 वोट थे, उनके 1,35 थे, और 1,35,000 थे। और वो मैंने तो 2 लाख में लड़ा, 2 लाख रुपया खर्च हुआ था पार्लियामेंट में। तो अभी आपने वो लंबा दौर राजनीति का देखा है, अभी भी जो घटनाएं चलती रहती है अपने प्रदेश की राजनीति में, क्या उन पे आप नज़र रखती हैं, देखती, खबर रखती हैं उनकी? देखती हूँ, अच्छा तो नहीं लगता। कई बातें तो ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करें। तो अभी जो पायलट साहब गहलोत साहब के बीच जो कुछ चल रहा है, कुर्सी की लड़ाई, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये बात सही है कि वो तो खैर उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री न भी हों तो भी किसी भी व्यक्ति को जिसे कहना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग किया अशोक जी ने, वो उचित तो नहीं है, उचित तो नहीं था। और उप मुख्यमंत्री रहते हुए, पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए जो मानेसर में जाके बैठे पायलट साहब, ये भी उचित नहीं था, ये भी ठीक नहीं था। तो दोनों बातों को आप गलत? हाँ, दोनों की तरफ से ये गलती तो हुई है। ये गलती तो पायलट साहब की तरफ से भी हुई है, और उनको इस तरह से बोलना अशोक जी की तरफ से भी हुई है। हम प्रदेश की महिलाओं को कोई आप संदेश देना चाहें, महिलाओं को, लड़कियों को या उनके माता पिता को, लड़कियों को आगे लाओ, पढ़ाओ, ऐसा कोई संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? मैं तो झुंझुनों में देख रही हूँ कि लड़के तो फिर रहे कुंवारे, कौन दे उन्हें अपनी छोरी, और छोरी पढ़वा के कहीं न कहीं लग गई है। चाहे A&M लगो, चाहे पुलिस में लगो, और चाहे कहीं किसी और क्षेत्र में लगो, लेकिन और लड़के जो हैं वो यूँ ही फिर रहे हैं, इसलिए वो कुंवारे फिर रहे हैं। मैम, लड़कों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि वो उनको पढ़ना लिखना चाहिए? लड़कों को पढ़ना चाहिए। मैं तो मानती हूँ इस बात को कि लड़कों को भी पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ें वो, उनको भी लायक बनना चाहिए, तभी तो कोई देगा लड़की अपनी, नहीं कौन देगा? सही बात है। फिरेंगे कुंवारे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने सुमित्रा सिंह से बात की। ये 9 बार विधायक रही हैं, पूर्व स्पीकर, और 2 बार मंत्री भी रही हैं, और कई 8 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा है, 8 मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। हाँ, नहीं, मैं एक बात, आप अधूरी रह गई थी बात मेरी। नंबर 1 मोहनलाल सुखाड़िया, नंबर 2 भैरव सिंह जी शेखावत। अब विपक्ष के नेता को नंबर 2 पे रख रही हैं। हाँ, नंबर 2 भैरव सिंह जी शेखावत। उनके साथ अनुभव कोई साझा करना चाहेंगे आप? पर वो बताया आपने भी, चाय वाला। नहीं, मैंने बताया ना आपको। इसके अलावा भी मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे ये बात इन्होंने कन्वे की थी, बिरजा साहब ने, नाथुराम जी बिरजा ने, हाँ, मुझे कन्वे की थी कि मैं एक दिन भैरव सिंह जी से बात कर रहा था,
तो भैरव सिंह जी ने कहा कि भाई मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हूँ वो सुमित्रा जी से हूँ, क्योंकि सुमित्रा जी हर फाइल के ऊपर अपनी नोटिंग करती हैं और चाहे सहमत हों चाहे नीचे के नोट से असहमत हों, उनकी नोटिंग ज़रूर होती है। और बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि बाकी मैं मेरे मंत्रियों को कहता हूँ कि तुम चिड़ी बिछा देते हो केवल अपने दस्तखत करके, लिखते लिखते कुछ नहीं हो, अरे लिखा करो कुछ न कुछ उस फाइल के ऊपर, ताकि फाइल बोलेगी, अगली पीढ़ी कोई देखेगी उस फाइल को तो वो भी देखेगी कि भाई अमुक आदमी था उस समय मंत्री और उसने अपनी ये की थी। तो उन्होंने कहा कि भैरव सिंह तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे भाई। हाँ, तो आपका एक किस्सा और सुना था मैंने, आपने शायद मुख्यमंत्री के बारे में बताया था। एक मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनकी जल्दी छुट्टी हो गई। एक ने कहा मैं भी खाऊं तुम भी खाओ। तो वो किस्सा आप बताना चाहेंगे? ना वो मैं बताऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बातचीत की सुमित्रा जी से, बात करके बहुत अच्छा लगा। आज ये 92 साल की हो चुकी है। 92 साल बिल्कुल हो चुके हैं आप अभी। हाँ 90 पूरा नहीं किया, मई में करूँगी पूरा, 92 मई में। मैं पूरा कर लूँगी 92। अच्छा, तो मैम अभी 92 साल की हो चुकी है। उसके बाद भी प्रदेश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम, उसकी सारी खबर मैम रखती हैं। 9 बार विधायक, 2 बार मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।